बफेट जी कहते हैं पेशेंस रखिए, कुछ टाइम बाद ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो मैंने पेशेंस रखी, तो उसके बाद वो 4 रुपये पे आ गया, फिर वापस 3 रुपये पे आ गया, फिर 2 पे आ गया, फिर मैंने कहा नहीं यार अब बहुत हो गया। टू ऐड एन एक्स्ट्रा जीरो इन योर बैंक अकाउंट यू नीड अ डिफरेंट माइंड सेट, क्योंकि आपको अलग दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 के लेवल पे सोच रहे हो तो आप 10 लाख तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप 10 लाख के लेवल पे सोच रहे हो तो आप 10 करोड़ नहीं पहुंचा सकते। तो गाइस जाते जाते मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो पहली चीज़ ये है कि एक ट्रेडर के मन में हमेशा ये सवाल रहता है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ऑप्शंस करना चाहिए या इक्विटी करनी चाहिए, ट्रेडिंग के साथ जॉब करना ज़रूरी है कि नहीं। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप मलिक एंड आज की मेरी जर्नी इस तरीके से शुरू होती है। तो गाइस मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2015 में, जब मैं 11th क्लास में था। तो 10th क्लास में मेरी 10 सीजीपी आ गई थी, तो घर वालों को लगा कि शायद ये नॉन मेडिकल कर लेगा एंड शायद जेई क्रैक कर सकता है, तो उन्होंने मेरा नॉन मेडिकल में करवाया एंड उसके बाद मैं विद्या मंदिर क्लासेस मैंने ज्वाइन करी जेई की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं स्कूल भी जाता था एंड कोचिंग क्लासेस भी जाता था, उसके बाद फिर मेरा अलग से एक ट्यूशन भी रहता था। तो मैं सारी चीज़ें मतलब पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहता था। बट मेरे को केमिस्ट्री में थोड़ा इशू आता था। कई बार क्या होता है, लोगों को फिजिक्स और मैथ्स में डिफिकल्टी आती है, मुझे अपोजिट था, मुझे मैथ्स एंड फिजिक्स काफ़ी पसंद थी। तो हो सकता है ये मैथ्स मेरे काम आई शेयर मार्केट में आने वाले टाइम में। बट केमिस्ट्री सीखने के लिए मैं अपने एक प्रोफेसर के पास जाता था, स्कूल वाले। तो उन्होंने मुझे जब वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे तब वो साथ साथ अपनी एक स्क्रीन पे देखते रहते थे, कुछ चार्ट्स वगैरह चलते रहते थे। जैसे फ्राइडे की दोपहर का टाइम हो गया, 2 से 3 बजे के टाइम पे जैसे हमारी छुट्टी हो जाती थी, तो मैं उनके पास सीखने जाता था। तो वो केमिस्ट्री सिखाते हुए कई बार खुश होते थे, कई बार थोड़े दुखी रहते थे कि कभी उनका पोर्टफोलियो ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया। तो मैं देखता था कि इनके एक्सप्रेशंस मेरे को पढ़ाने की वजह से नहीं बल्कि कुछ मार्केट की वजह से बदल रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है इस मार्केट में कि इसमें पैसा बन रहा है, लोग ऊपर नीचे शेयर्स घूम रहे हैं। तो मेरे को काफ़ी उस टाइम एक्साइटिंग लगता था। लेकिन सिंस मैं उस टाइम जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि बाद में देखते हैं इसको, एक बार कॉलेज टाइम पे या और किसी टाइम पे। मतलब उस टाइम मेरे को पैसों का कुछ वो नहीं था दिमाग में, राइट। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि जैसे मैंने धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन चालू रखी, मैंने जेई क्रैक किया, आईआईटी मंडी में मेरा एडमिशन हो गया था। एक्चुअली मैं उसमें सिविल इंजीनियरिंग मैंने ली थी, वैसे मुझे डीटीयू में भी कंप्यूटर साइंस मिल रही थी। लेकिन फिर पापा ने बोला कि हाँ, मेरे पापा एक्चुअली सिविल इंजीनियर हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, मैं भी सिविल लाइन में ही चला जाता हूँ, पापा ने मुझे रेकमेंड किया। एंड थोड़ा सा एक हॉस्टल लाइफ भी इंजॉय करने का उसमें मुझे मौका मिला। तो साइड बाय साइड मैं ट्रेडिंग के बारे में भी पढ़ रहा था कि किस तरीके से इंडियन मार्केट में शेयर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। वॉरेन बफेट है, राकेश झुंझुनवाला जी हैं, अजय विजय केडिया जी भी हैं, मुकुल अग्रवाल जी है। तो फिर मैं उन सबकी लाइफ जर्नीज़ के बारे में पढ़ रहा था। एंड मैं जब किसी से भी शेयर मार्केट की उस टाइम बात करता था तो सब लोग यही कहते थे कि नहीं, ये सिर्फ एक जुआ है और कुछ नहीं होता। हाँ, सबके किसी चाचा मामा ताऊ किसी ने पैसे लूज़ ही कर रखे होते हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, लेकिन मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जैसे वॉरेन बफेट जी हो गए, पीटर लिंच जी हो गए, राकेश झुंझुनवाला जी हो गए, विजय केडिया जी हो गए, सब ने कुछ ना कुछ पैसा बनाया है। एंड ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा, बहुत बड़ा बड़ा पैसा बनाया है। तो उनका भी अगर मैं एटलीस्ट 10% भी अगर मैंने अर्न कर लिया तो आई एम स्टिल फार अहेड ऑफ मैनी पीपल। तो मुझे लगा कि नहीं, शायद मासेस आर ऑलवेज रॉन्ग इस केस में शेयर मार्केट में। तो जब भी मैं कुछ बुक पढ़ता था तो उसमें मैं देखता था कि एक ही प्राइस पे बायर भी बैठा है, एक ही प्राइस पे सेलर भी बैठा है। तो दैट मीन्स कि दोनों ही यही सोच रहे हैं कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, राइट। एंड जबकि टाइम ही हमेशा बताता है कि कौन सही है या कौन गलत है। तो मैंने शेयर मार्केट के बारे में धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। एंड साथ साथ मैं इवेंट मैनेजमेंट की साइड देख रहा था, वो फिर मेरा कुछ खास चला नहीं। तो मैंने फिर हेल्थ एंड हेल नाम से एक फ़िटनेस ब्लॉग शुरू किया। तो उसके अंदर मैं फ़िटनेस के बारे में चीज़ें डालता रहता था। उसके बाद मैं उसमें कुछ पीडीएफ भी अपलोड करी कि हाँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के साइड एक्सप्लोर किया इसको कि मैं कुछ बुक सेल करूँगा, उससे कुछ पैसा आएगा, वो फिर मैं ट्रेडिंग साइड पे लगाऊंगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसमें भी मेरा कुछ खास सक्सेस हुआ नहीं। थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट लेकिन कुछ सेलिंग नहीं हो रही थी बेसिकली। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है गाइस? कैपिटल। तो कैपिटल मेरे पास था नहीं, क्योंकि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था। तो मैंने पापा से बात करी, पापा कहते नहीं, ये सब चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है, बस अपना कॉलेज पास आउट करके सिविल साइड पे हम अपना काम कर लेंगे, जैसे रियल एस्टेट का हमारा चल रहा है। तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है कैपिटल लेने का, तो कहीं और से इसको देखते हैं। तो हमारे घर पे क्या था, एक्चुअली एक हीटर रखा हुआ था, हमारे मतलब मेरे पापा के किसी दोस्त ने उनको गिफ्ट किया था तो दिवाली पे।
तो फिर मैंने सोचा कि चलो हीटर हम घर पे यूज़ करते नहीं है, मम्मी कहते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है उससे, अब पता नहीं होती है कि नहीं, बट वो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मैंने उसको OLX पर डाल दिया एंड वहाँ से फिर मुझे अराउंड 12,000 की कैपिटल मिल गई। 18,000 का वो हीटर था, मैंने थोड़ा डिस्काउंट करके 12,000 में उसे डाल दिया था। तो उससे मेरे फर्स्ट इनिशियल कैपिटल जो थी 12,000 रुपीज़ मेरे पास आए। उसको फिर मैंने देखा कि अब इसको कहाँ पे लगाया जाए। मैं किताबों में पढ़ रहा था सारी चीज़ें कि किस तरीके से कहाँ पे लगाया जाए, ट्रेडिंग की जाए। तो फिर मैं आया, एक टिप्स मेरे पास आई, क्योंकि नया नया मैंने डीमैट अकाउंट खोला था, तो पता नहीं ये टिप्स और कॉल वालों को कैसे पता लग जाता है कि कोई नया अकाउंट खुला है, तो वो ऐसे ही कुछ भी SMS वगैरह भेजते रहते हैं। तो मेरे पास एक SMS आया कि बाय जे टपारिया @रुपीज़ 6.85। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जे टपारिया का मैंने चार्ट खोला, तो उसको मैंने देखा कि अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर अपवर्ड राइजिंग कर्व है, मेरे को लगा कुछ ब्रेकआउट वगैरह का लेवल है, तो मैंने उसको उस टाइम पे बाय कर लिया 1000 क्वांटिटी। तो मैंने 6,850 रुपीज़ का जे टपारिया उस टाइम पे बाय कर लिया था। तो वो थोड़ा सा एकदम से 1-2 दिन थोड़ा राइज किया, 7.1 तक गया, 7.2 तक गया, 7.65 तक गया। तो आप देखोगे कि मेरे उस टाइम पे लगभग नियरली अराउंड 1000 रुपीज़ उसके अंदर बन गए थे। तो मैं देख रहा था कि हाँ काफ़ी अच्छा ये डिसेंट रिटर्न है। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, बताया कि देखो पापा, अगर आपने मुझे पैसे दिए होते तो आज के टाइम पे मेरे क्या पता 10-12 हज़ार बन जाते, मैं कैपिटल डबल कर देता, ट्रिपल कर देता, कुछ कर देता। तो मेरे दिमाग में यही रहा था। मैं दोस्तों को भी बता रहा था कि देखो इस तरीके से तुम कहाँ ये जॉब के चक्कर में पड़े हो, वो बस मेरे पास अभी कैपिटल नहीं है, लेकिन वरना तुम्हें रिटर्न का अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना इसके अंदर आ सकता है। तो फिर क्या हुआ, उस टाइम में काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा था, मैं थोड़ा एक दिन थोड़ा नीचे आने लगा, मेरे को लगा शायद फिर से अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो मुझे ऐड करने के लिए, बट मैंने ऐड नहीं करा। मैं देखा कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे पुल बैक्स आते रहते हैं, क्योंकि मैं बुक्स में पढ़ रहा था कि हाँ अच्छा माइनर ड्रॉ डाउन होते हैं। उस टाइम पे यूट्यूब इतना वो यूट्यूब पे मतलब इतना ट्रेडिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। मैं इसलिए बुक्स वगैरह के उस पर ही PDFs कभी पढ़ता था, कभी लाइब्रेरी से मैंने कुछ इशू करा लेता था। तो वही मैं देखता था कि हाँ वॉरेन बफेट और ये बड़े बड़े लोग जो है सारे इसको आराम से लेके बैठते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नीचे तक आया, वो 6 तक आ गया था, 5.5 पे आया, फिर 5 पे आया। फिर मेरे को उतना डर लगा नहीं, क्योंकि एक तो मेरा कैपिटल नहीं था, क्योंकि वो तो मैंने बाय सेलिंग द हीटर मैंने अरेंज किया था। तो थोड़ा सा बस एक थोड़ा सा बीच में डर लगा, बट फिर मैं थोड़ा काम था कि हाँ इट्स अ गेम ऑफ टेम्परामेंट, वॉरेन बफेट जी कहते हैं पेशेंस रखिए, कुछ टाइम बाद ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो मैंने पेशेंस रखी, तो उसके बाद वो 4 रुपये पे आ गया, फिर वापस 3 रुपये पे आ गया, फिर 2 पे आ गया। फिर मैंने कहा नहीं यार अब बहुत हो गया, थोड़ा जो भी बचा कुछ है, क्या पता ये कब वापस आए। 2 से वापस से 7-8 आने में बहुत टाइम लग सकता है, राइट। कि जिस तरीके से गिरती है वैसे ही मार्केट नहीं चढ़ती जनरली, इतना मैंने पढ़ रखा था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको सेल कर देते हैं। बट मैं उसको जब सेल करने गया तब मुझे पता लगा वो सेल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोअर सर्किट पे लगा हुआ है। तब मुझे उसमें पहली बार पता लगा सर्किट नाम की भी कोई चीज़ होती है, कि नीचे नीचे गिरे जा रहा है। मैं उसको इतना ऑब्जर्व करता नहीं था कि हाँ बायर सेलर थे, ठीक है, क्या पता कोई बाइंग के लिए नहीं है, बट वो सर्किट था। और उसके बाद मैं उसको सेल लगाया, रोज उठ के मैं उसको बस सेलिंग ही करता था, बट सेल ही नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई बायर्स ही नहीं थे। एंड मेरा जो नंबर था PIQ होता है, पोजीशन इन क्यू, तो वो मेरा काफ़ी एंड में आता था, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो थे वो शायद उस पर और जल्दी सेलिंग के लिए लगा देते थे। तो एंड में जाके 2-3 महीने बाद मेरा 0.33 रुपीज़ पे निकला, यानी कि 33 पैसे के भाव पे मैंने उसको सेल किया। तो मतलब आप समझ सकते हो कि पूरी कैपिटल ही उसमें वाइप आउट हो गई थी। चाहता था मैं उसे ना भी सेल करता, बट सेल करके लॉस बुक करने से मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं गलत हूँ, एंड मुझे टिप्स और इन चक्करों में पड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप टिप्स के चक्कर में पड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हो, आप किसी और का दिमाग यूज़ कर रहे हो। एंड ट्रेडिंग में जब जब आपने किसी और का दिमाग यूज़ किया तो आप उसके हिसाब से चलोगे हमेशा। आपको नहीं पता कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे सेल करना है। उस SMS के बाद मेरे पास कभी कोई SMS नहीं आया उस चीज़ का कि जे टबारिया पे अब क्या करना चाहिए, राइट। अगर उनको बनवाना होता तो वो उस टाइम बनवा सकते, लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे 4-5 साल के बाद अब जे टबारिया 60 रुपीज़ पे गया है। तो अब इतना तो मैं उसको होल्ड नहीं कर सकता था। उन्होंने बोला था कि हाँ 2 ही महीने में आ जाएगा, डबल रिटर्न हो जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट बाय कॉल 15 रुपये पे आप उसको निकाल देना, राइट। तो इस तरीके से मेरी ट्रेडिंग जर्नी इसके अंदर शुरू हुई, बट मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि पैसा मेरा नहीं था उस टाइम पे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने लॉस अगर अपने पैसों पे ले लेते हो तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो मार्केट में सर्वाइवल इज़ द वे टू रिचेस। अगर आप सर्वाइव करके मार्केट में तो कभी ना कभी जरूर पैसा बनेगा। 3-4 साल भले ही ना बने, 2016, 17, 18, इनफैक्ट 19 के भी स्टार्टिंग तक मैंने कुछ पैसा नहीं बनाया था मार्केट से। तो सर्वाइवल अगर आप मार्केट में कर गए, अगर 2-3 साल भी आप मार्केट को दे दोगे, सीरियस वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पिछले 10-15 साल से मार्केट में है लेकिन करा कुछ नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो बस होप में बैठे हुए हैं कि इस तरीके से कोई हमें बता दे, बस यहाँ पे मैं ले लूँगा, यहाँ पे मैं वो कर लूँगा, उस तरीके से नहीं। आप बस प्रॉपर बैठ के देखो कहाँ पे आपकी गलती
गलती हो रही है। अगर आप गलती गाइस देखने जाओगे ना तो आपको पता है कि आपकी गलती क्या है। मैं आपको सारी गलती भी बताऊंगा जो जो मैंने करी है, एंड जनरली 90% ऑफ द गलती वो आपने भी करी ही होगी, राइट। और ऐसा नहीं है कि आज मैं वो गलती नहीं करता, बस वो कम हो गई है। जितनी, जैसे मैं पहले 10 गलती करता था, आज मैं 2 या 3 गलती करता हूँ। गलती अभी भी होती है, एंड गलती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होता रहेगा तो आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आएगा। आप बहुत कैजुअल हो जाओगे लाइफ में, और कोई रिस्क नहीं रहेगा, कोई स्किन इन द गेम नहीं रहेगा, राइट। तो आपको इसलिए रिस्क है, लॉसेस है, इसलिए प्रॉफिट का मजा है, वो वाली बात है, राइट। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब कहीं से कुछ और कैपिटल अरेंज किया जाए। किस तरीके से, मेरे को नॉलेज बहुत ज़्यादा थी पर पैसा बिल्कुल थोड़ा सा था, बस 4-5 हज़ार रुपये ही मेरे पास बचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से बात नहीं बनेगी, तो मैंने क्या किया, अपने कॉलेज में 3rd ईयर में एक स्टॉक मार्केट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया, वर्चुअल स्टॉक मार्केट कंपटीशन। तो उसमें सबको 10-10 लाख का वर्चुअल मनी हमने अलॉट किया, एंड उस पर मैंने ऑनलाइन फिर डाला कि ये गेम शुरू होगा, मंडे से टू फ्राइडे चलेगा, एक हफ्ता हम इसमें ट्रेडिंग करेंगे। एंड अराउंड 50 लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, एंड जिसका भी सबसे ज़्यादा कैपिटल होगा उसको हम कुछ प्राइज मनी दे देंगे। तो मैंने सोचा जो मेरे पास 4,000 रुपये हैं उनमें से ही मैं कुछ दे दूंगा, लेकिन एटलीस्ट इससे एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो दैट मीन्स आई हैव सम स्किल जो बाकियों में नहीं है, राइट। तो 50 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, एंड एट द एंड ऑफ द 1 वीक सिर्फ 2 लोग प्रॉफिटेबल थे, एक मैं और एक और कोई मेरा फ्रेंड, एंड बाकी 48 एवरीवन वाज इन लॉस। तो 10 लाख से कम ही उनका अमाउंट था, किसी का 2 लाख बचा था, किसी का 4 लाख बचा था, किसी का 7 लाख बचा था। मेरा जो था 11.2 लाख हो गया था, मतलब मैंने 1.2 लाख का उसके अंदर प्रॉफिट करा, दैट मीन्स अराउंड 12% रिटर्न था। एंड दूसरे का 10 लाख अराउंड 5,000, 10,05,000 उसका अमाउंट था। तो आप देख सकते हो वो नियरली ब्रेक इवन था। तो इसमें मुझे पता लगा कि हाँ देर इज़ सम स्किल इन दिस, एंड फिर बाकियों में लॉसेस हो रहे हैं। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों लोग बोलते हैं कि 90% ऑफ पीपल लूज मनी इन द मार्केट, कि आप कुछ भी आँख बंद करके खरीदते जाओगे, आँख बंद करके बेचते जाओगे, लॉसेस को सही समय पर कट नहीं करोगे तो यही चीज़ होगी। तो आज मैं वही आपको बताने आया हूँ कि किस तरीके से आप अपने ड्रॉडाउंस को मिनिमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि गाइज अगर आपने लॉसेस बचा लिए तो बस प्रॉफिट ही रहता है। मार्केट के पास 2 ही डायरेक्शन है, या तो वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ऊपर जाएगा, आपने बाई किया है तो ऊपर जाने पर प्रॉफिट होगा, नीचे जाने पर लॉस होगा। तो आपको बस लॉसेज जितने मिनिमम आप कर सकते हो उतना आप करो, उसके बाद जो बचेगा वो सिर्फ प्रॉफिट है, राइट। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ यहाँ पे मैंने कुछ कमाया है, एंड काफ़ी मुश्किल से, मतलब मैंने सारी चीज़ें उसके अंदर फोकस करी कि अगर मेरे पास इतना कैपिटल होता मैं कितना रिस्क इसके अंदर लेता। पर मतलब मैं 50,000 का मैंने रिस्क लेके उसके अंदर किया था उस टाइम पे, क्योंकि 50,000 लेना ही पड़ता, एक ही वीक का टाइम था, एंड कुछ ना कुछ हमें उसके अंदर करना था। तो मैंने 1.2 लाख का प्रॉफिट किया। फिर मैंने नेक्स्ट वीक एक नई पोस्ट डाली कि मैं आपके लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ सबके लिए, एक पेड सेमिनार रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से ट्रेडिंग करी, एंड किस तरीके से ये जर्नी रही है, एंड किस तरीके से आप भी नई कुछ सेटअप्स मेरा था उसके अंदर, वो मैंने बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी इस तरीके से बना सकते हो। तो फिर उसके अंदर सबसे पहला वो मेरा वर्कशॉप था ओमनीबुल्स का। मैंने अपनी कंपनी खोली ओमनीबुल्स नाम से। तो वो रजिस्टर्ड नहीं थी उस टाइम पर, बस मैं देख रहा था कि इफ़ दिस आइडिया वर्क्स आउट और नॉट। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि 3,400 रुपीज़ मैंने इस सेमिनार से अर्न किया है। तो 50 में से 17 लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, वर्कशॉप अटेंड करी। उसके बाद मैंने रिव्यू सिस्टम भी देखा कि हाँ मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें इन पॉइंट्स पर टचअप करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अभी तो मेरे पास कैपिटल है नहीं और मार्केट में लगाने के लिए चाहिए कैपिटल, तो क्यों ना मैं पहले इस सेमिनार के थ्रू ही इसको पैसा इकट्ठा करूँ। तो फिर मैंने बाकी जो कॉलेजेस में थोड़ा, जैसे मैं अपने कॉलेज में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था कोई इलेक्शन के टाइम पे भी, तो हम एक पोस्ट पे था, तो मेरे पास काफ़ी कॉलेजेस के कॉन्टैक्ट्स भी थे। तो फिर मैंने काफ़ी कॉलेजेस में इधर उधर कांटेक्ट करना शुरू किया कि इफ़ दे वांट टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार ऑन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, फ़ीस इतनी रहेगी। तो कॉलेज के हिसाब से मैं अपनी फ़ीस अलग अलग, मतलब आउट ऑफ ब्लू, मतलब मैं कुछ सोचता नहीं था कि हाँ इतना मिल जाएगा तो मेरा ट्रैवल भी कवर हो जाएगा एंड साथ साथ थोड़ी सी अर्निंग हो जाएगी। तो उसके बाद मुझे सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इस चीज़ की, एंड मैं काफ़ी कॉलेजेस में गया। लगभग मैंने सारे IITs एंड IIMs में सेमिनार दिया ही है। मोर देन 40 कॉलेजेस में मैंने ऑन अ पीरियड ऑफ 1.5 ईयर्स मैंने सेमिनार कराया, एंड इनफैक्ट मैं फिर दुबई में जाके भी सेमिनार दे के आया बाय 2020 कोरोना टाइम, मार्च 2020, राइट। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। साथ साथ पैसे भी आते गए, साथ साथ फिर मैं उसको मार्केट में भी लगाता गया, एंड साथ साथ फिर मैं अपनी जर्नी भी लोगों के साथ शेयर करता गया कि इस तरीके से अर्न कर सकते हैं। फिर आया कोरोना का टाइम, और गाइस कोरोना का टाइम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था कि इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप विक्स देखोगे तो 80 तक विक्स शूट अप किया था। एंड ऐसा नहीं कि मैंने 80 वाले टाइम पे सेलिंग करी, मैंने जब वो नीचे आने लगा विक्स तो मुझे लगा, मतलब विक्स मैंने कभी इतना देखा नहीं था कि 80s के लेवल पे आ गया या 50s के लेवल
पे, तो 50s के जब नीचे आने लगा तो 50s से लेकर 2025 के लेवल तक काफ़ी अच्छा पैसा मार्केट के अंदर बनाने की अपॉर्चुनिटी थी, एंड उस अपॉर्चुनिटी को मैंने यूटिलाइज़ किया। तो ऑप्शंस वगैरह के बारे में मैं 2019 के मिड मिड टाइम से पढ़ रहा था, तो थोड़ी बहुत ट्रेड्स ली थी, पर उतना प्रॉफिटेबल था नहीं। मैं इक्विटी में मैं था, लेकिन ऑप्शंस में मैंने कुछ खास प्रॉफिट उसके अंदर किया नहीं था, मतलब लॉस ही था इनफैक्ट, मतलब 12-13 हज़ार का उसमें कुछ लॉसेस था। मैं ज़्यादा लॉसेस लेता नहीं हूँ गाइस, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बैक साइड पे आ गया तो वापस बाउंस बैक करना इट्स वेरी टफ। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, एंड अगर आपने 25 रुपये का लॉस ले लिया तो आप 75 पे हो, तो 75 से वापस 100 पे आने के लिए यू नीड अ 33% रिटर्न, ना कि 25%। राइट, तो आपको 25% रिटर्न के लॉस में 33% का प्रॉफिट करना पड़ेगा, तब जाके आप बराबर पे आओगे, ना कि आपका प्रॉफिट होगा। राइट, मैंने पहली बार निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब के अंदर लोअर सर्किट देखा, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, कुछ अपॉर्चुनिटी भी इसके अंदर डेफिनेटली मिल सकती है, क्योंकि अगर इस टाइम पे मैं पीछे हट गया तो फिर मार्केट मुझे वापस सेंटर करने का मौका नहीं देगी। और गाइस, ट्रेडिंग जर्नी में 4 या 5 साल में 1 साल जरूर ऐसा आता है जहाँ पे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो कोरोना, आप मुझे भी एक कोरोना ट्रेडर कह सकते हो, कि कोरोना के टाइम पे मैंने एक इनिशियल वेल्थ बिल्डिंग मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो फिर उस टाइम पे जब सबसे पहली बार मैंने ट्रेडिंग जो वर्कशॉप्स वगैरह करा के मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा हुआ था, तो वो मैंने मार्केट में लगाना शुरू किया। उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो विक्स वेरी हाई था, अराउंड 40-50 की रेंज में चलता था, एक बार 80 भी टच करके जब वापस नीचे गिरने लगा, तब मुझे लगा कि हाँ, अब फियर हैज़ टेकन आउट फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि विक्स अब गिरना शुरू हो गया। क्योंकि उससे पहले विक्स डेली ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा था, लेकिन जब गिरने शुरू हुआ तो वापस जब 60 या 55 के नीचे जब आना शुरू किया, तब मैं ऑप्शन सेलिंग में आया, दूर दूर के मैं ऑप्शन सेल करने लगा। उसकी वजह से मेरा काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला। और उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो लेवरेज भी था मार्केट में। आपको अगर 1 लाख रुपए डालते तो आप 10 लैक्स की सेलिंग पोजीशन ले सकते थे। आज के टाइम पे वो नहीं है, लेकिन अगर आप पहले जाओगे, जो पहले के ट्रेड कर रहे थे, तो आप देखोगे उस टाइम पे लेवरेज था। लेवरेज इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन वेल्थ बिल्डिंग। उसके बाद ऑप्शन सेलिंग मैंने शुरू करी, लेवरेज का यूज़ किया। लेवरेज मेरे पास आई इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन सेलिंग। आस्था ट्रेड अगर आप देखोगे, जीरोधा भी 5x की लेवरेज देता था, आस्था जो था 20 या 30x की लेवरेज देता था। तो उस टाइम पे आस्था ब्रोकर में ही मैंने अकाउंट खोला था, उसमें काफ़ी अच्छा मेरा उसमें रिटर्न बना। तो फिर आएगा इस 2021 का टाइम, जिसके अंदर सेबी ने हटा दिया लेवरेज। तो उसके बाद फिर मैंने शिफ्ट किया पेयर ट्रेडिंग की तरफ, क्योंकि मुझे रिटर्न उतना ही डेवलप करना था, लेकिन मेरे पास कैपिटल अब लिमिटेड था। अब मैं मान लीजिए 50 लाख के कैपिटल पे मैं 5 लाख का लेवरेज, मतलब 5 CR का लेवरेज नहीं ले सकता था, मतलब 10x मैं नहीं कर सकता, और 10x मैं करता भी नहीं। उस टाइम पे मैं 5 या 6x की लेवरेज ही यूज़ करता था, बिकॉज ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि आपका एक रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है उसका एक अल्फा होता है, एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है एक स्ट्रैटेजी का अल्फा टाइम के साथ साथ। तो आपको हर 1 या 1.5 साल बाद अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरीके से मैं मार्केट को 2017-18 में देखता था, उस तरीके से मैं मार्केट को आज देखता नहीं हूँ। एंड दैट मीन्स कि आई हैव ग्रोन एंड इवॉल्व एज अ ट्रेडर, कि पहले मैं किस तरीके से था। एंड मैं हमेशा हर जगह जहाँ भी जाता हूँ, मैं ये हमेशा बताता हूँ कि टू ऐड एन एक्स्ट्रा जीरो इन योर बैंक अकाउंट यू नीड अ डिफरेंट माइंड सेट। क्योंकि आपको अलग दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 के लेवल पे सोच रहे हो तो आप 10 लाख तक नहीं पहुँच सकते। अगर आप 10 लाख के लेवल पे सोच रहे हो तो आप 10 करोड़ नहीं पहुँचा सकते। राइट, तो फिर जैसे मैं 10,000 के लेवल पे था, तब आई वॉज सेलिंग द हीटर, तब मैंने हीटर बेच के पहली बार ही शुरू किया। उसके बाद जब मैं 1 लाख के लेवल पे आया, तब आई वॉज डूइंग सेमिनार्स, तो मैं लोगों को बता रहा था, एजुकेट कर रहा था। एंड टू रीच द 10 लाख एंड 20 लाख लेवल, तब मैं ऑप्शन सेल कर रहा था यूजिंग द लेवरेज इन द कोरोना टाइम। एंड उसके बाद 10 से फिर 50 लाख 60 लाख के लेवल पे आने के लिए मुझे लगा पेयर ट्रेडिंग। पेयर ट्रेडिंग अगर आप चार्ट्स देखोगे तो गाइस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल चार्ट्स है, लेकिन रिवर्सल बहुत फास्ट आने लगे थे, तो मनी यूज टू चर्न वेरी फास्ट। अगर आप 2021-22 के चार्ट्स देखोगे तो देवर वेरी वॉलेटाइल, एंड इंट्राडे या फिर 2 या 3 दिन में बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको उसके अंदर मिलता था। लेकिन उसके बाद 2022 के एंड से 23 के मिडल के बाद से उसके अंदर उतना रिटर्न्स आना बंद हो गए थे। तो उसके बाद से मैं वापस फिर इक्विटी की तरफ शिफ्ट हुआ। 2023 के पहले के अगर आप देखोगे, 2022 के एंड से लेकर 2023 के मिडल तक अगर आप देखोगे, तो फिर उसमें उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। मतलब अगर आपने 1 CR का कैपिटल उसके अंदर डिप्लॉय किया है, तो हार्डली आप 3 या 4% महीने का बना सकते थे। लेकिन मैं जब कोरोना टाइम में मैंने एक्स में रिटर्न्स देखे हैं, मतलब परसेंटेज वाइज रिटर्न की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जब ऑप्शन सेलिंग आप लेवरेज के साथ करते हो, तो एक बार जब शेयर को खून लग जाता है तो वो भूलता नहीं है उसे, तो वापस से उसका मन करता है कि वापस से वो चीज़ उसको मिले।
तो फिर मैंने वापस से पेयर ट्रेडिंग को बंद करा एंड उसके बाद फिर मैं आया इक्विटी की तरफ। तो लास्ट 1 ईयर से अब मैं इक्विटी में ट्रेड कर रहा हूँ। और अगर आप देखोगे ऐसी बुल मार्केट शायद ही पहले कभी आई होगी। निफ्टी 17-18 थाउजेंड के लेवल से अब 22 थाउजेंड के लेवल पे बहुत फास्ट गया है एक ही साल के अंदर एंड काफ़ी सारे स्टॉक्स डबल ट्रिपल हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैंने अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करी, हर बार मैं सही टाइम पे सही जगह पे नहीं था। जैसे कि आप 2020 के एंड में देखोगे अदानी के शेयर्स जो थे 200-300 रुपये में मैंने बाय करे हैं एंड 400 450 के आसपास तक मैं निकल भी गया था। अगर उनको मैं होल्ड रखता तो आई डोंट नो कि मतलब मेरे पास शायद मैं कहीं और ही होता, राइट। तो ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं हो, और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते मार्केट में, डेफिनेटली होते हैं। बट आपको मूव फॉरवर्ड करना है। ट्रेडर एक चीज़ को लेके बैठ नहीं सकता, क्योंकि अगर आप बैठ गए कि यार मार्केट में डर लग गया या फिर और कुछ हो गया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लॉसेस लेने पड़ेंगे, उसी के बाद आपका प्रॉफिट का मजा आएगा, राइट। और एक बात और बताता हूँ गाइस, जब मैंने आपको बताया था कि 2016 में मैं ये सोचता था कि मैं जॉब नहीं करूँगा एंड आज मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं जॉब कर रहा हूँ ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के केस में क्या होता है गाइस, एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है कि मैं इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ एंड जॉब के थ्रू आई एम वर्किंग इन फ्यूचर्स फर्स्ट, तो वहाँ पे मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड करता हूँ। बट दे ऑल्सो गिव मी अ फिक्स सैलरी, जिससे क्या होता है एक ट्रेडर के लिए एक पैर जमाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका एक पैर फिक्स्ड है तब आप रिस्क ले सकते हो बाकी जगह पे, लेकिन अगर आपका खुद ही नहीं पता कि वेयर डू यू स्टैंड, तब तक आप ट्रेडिंग में मत आइए। आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप जॉब छोड़ने से पहले कम से कम 1 से 1.5 साल का कैपिटल जो है आपका, जितना आपकी सैलरी है उतना आप उसको बचा के रखें, ताकि कि जस्ट इन केस वर्स्ट के सिनेरियो भी आए, मान लीजिए आपका ड्रॉडाउन फेज शुरू होने वाला हो। जैसे कि कभी क्या होता है कि आपका जब अच्छा टाइम चल रहा होता है तभी आदमी सोचता है कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ एंड उसके बाद बस ट्रेडिंग से ही मैं पैसा कमाऊंगा, कि मुझे किसी की कुछ नहीं सुननी। बट आई वुड स्टिल रेकमेंड कि जब तक आप उस ड्रॉडाउन के नीचे आके उसके बाद वापस से कैपिटल बिल्ड ना कर लें एंड आपके पास 1 साल या 1.5 साल का कैपिटल ना हो, तब तक आप जॉब मत छोड़िए एंड उस पर स्टिक रहिए। बाई चांस की बात है कि मेरी जॉब भी ट्रेडिंग की है, तो फिर मैं फ्यूचर्स फर्स्ट में ट्रेडिंग की जॉब करता हूँ। वहाँ पे आई ट्रेड इन क्रूड ऑयल फ्यूचर्स एंड इंडियन मार्केट में आई ट्रेड इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। तो उस तरीके से आज के टाइम पे बस मैं इक्विटी की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो रहा हूँ। पहले 70% ऑफ द कैपिटल वाज इन ऑप्शंस एंड राइट नाउ 70% ऑफ द कैपिटल इज इन इक्विटी, क्योंकि ऑप्शंस में अब वो वाले प्रीमियम नहीं रहे हैं जैसे गाइस पहले थे, क्योंकि अब डेली एक्सपायरी जो आने लग रही है उसके, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे में वो स्किल नहीं है, अगर मैं सीट पे बैठूँ तो मैं कमा सकता हूँ, लेकिन अब एक टाइम के बाद जैसे अब मेरी शादी भी हो गई है तो एक धीरे धीरे 6-7 साल जब आप ट्रेडिंग में रह जाते हो तो सीट पे बैठना नहीं हो पाता गाइस। मैं ऐसा नहीं कह रहा अगर आप शुरू के 1-2 साल जर्नी में हो तो आपको ज़रूर बैठना चाहिए जब तक आप सीख नहीं जाते, लेकिन एक टाइम के बाद आपको रिटर्न्स पर यूनिट स्ट्रेस के पीछे भागना पड़ेगा। पहले मैं रिटर्न्स के पीछे भाग रहा था 2021, 22, 23 तक, लेकिन अब क्या हो गया है, रिटर्न्स पर यूनिट स्ट्रेस के पीछे भागना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना रिटर्न बना रहे हो, कितना स्ट्रेस लेके। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके बनाता रहूँगा तो मेरी हेल्थ भी कम हो जाएगी, मेरे को चश्मे लग जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट यूज़फुल। हम फिर कमा किस ले रहे हैं, कमा के अगर हमें मेडिकल एक्सपेंसेस ही बियर करने हैं तो इट्स ऑफ नो यूज़। तो मुझे पैसा भी कमाना है एंड हेल्थ भी फोकस में रखनी है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस जाते जाते मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो पहली चीज़ ये है कि नेवर रिग्रेट। ट्रेडिंग में आप रिग्रेट हमेशा करोगे। आपने 100 रुपये पे ले लिया, अगर आपने 105 पे एग्जिट कर दिया तो आप रिग्रेट करोगे कि वो 110 चला गया है। अगर आपने 100 पे ले लिया एंड वापस 98 पे लॉस काट लिया और वापस से वो 105 पे चला गया तो फिर आप रिग्रेट करोगे। दोनों केसेस में मार्केट क्या है 105 या 110 पे ही आई है, लेकिन दोनों केसेस में आप लॉस या कम प्रॉफिट के चक्कर में बस रिग्रेट कर रहे हो। रिग्रेट से गाइस कुछ नहीं होने वाला है। जितना मार्केट आपको देती है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। आप छोटा छोटा मार्केट से इकट्ठे करते जाओ, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मार्केट आपको बढ़ा भी देगी। हम गाइस 1:5 या 1:4 की ट्रेड प्लान नहीं करते, एटलीस्ट मैं तो नहीं करता। बाकी ट्रेडर्स का मुझे नहीं पता, बट मैं 1:1 या 1:2 की ट्रेड के लिए हमेशा प्लान करता हूँ, क्योंकि जो ट्रेडर होता है वो लॉन्ग शॉट के पीछे नहीं भागता, वो एक शॉर्ट शॉट के पीछे भागता है। जब आपके पास एक बड़ा कैपिटल होता है तो यू नीड टू बी मेक श्योर कि वो ग्रो करे। ऐसा नहीं कि बस आप कुछ भी आर पार का रिस्क ले लो एंड फिर वो भी चला जाए। जब आप मेहनत से 4-5 साल में कुछ अर्न करते हो तो यू वांट कि वो आपके पास पैसा टिका रहे, और आप टिके रहोगे मार्केट में तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। और गाइस जाते जाते मैं जो स्टॉक का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे पहले ऐसा लगता था कि जो स्टॉक्स पे सिर्फ 100 या 200 करोड़ के लेवल के ही ट्रेडर आते हैं, लेकिन मुझ जैसे ट्रेडर को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू जो स्टॉक्स एंड मुझे ये शेयर करने का मौका मिला।